आज हम लोग मिलने जा रहे हैं प्रांजल उपाध्याय से, जो एपेक्स का रेगुलर क्लासेस का 11th और 12th का स्टूडेंट है और उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रहे हैं। वेलकम प्रांजल एंड कंग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट सक्सेस। तो प्रांजल, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड यू चूज मेडिकल कैरियर? यस सर, मेरे पेरेंट्स मेरे हमेशा से आइडियल थे। मेरे पेरेंट्स दोनों, मदर और फादर दोनों डॉक्टर हैं। मेरे फादर सर्जन है, मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं हमेशा से उन्हीं को देखते हैं बचपन से, और वही मेरे आइडियल थे कि मुझे भी इनकी तरह सर्व करना है। और मेरे फैमिली में भी मेरे दोनों बड़े भैया नेहल और निशांत दोनों ही मेडिकल लाइंस में हैं, तो वो मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे इसलिए। और सेकेंडरी रीज़न आप बोल सकते हो कि मेरे को मैथ्स उतना पसंद नहीं था, तो इसलिए मैंने बायो लिया। ओके, मतलब कई बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्हें मैथ्स नहीं पसंद होता, तो बेसिकली वो बायो स्ट्रीम को चूज करते हैं। ओके, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम्स? दैट इज अबाउट योर कोचिंग्स। यस, सो मैं धमतरी से बिलोंग करता हूँ। धमतरी इतना बड़ा शहर नहीं है, इसलिए मैं भिलाई आया नीट के प्रिपरेशन के लिए। मैंने 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एपेक्स क्लासेस बायो के लिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए IIT जोन ज्वाइन किया, और मुझे यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ मिली जो आइडियल प्रिपरेशन के लिए मिलनी चाहिए। इसलिए और कहीं उनको ज़रूरत नहीं पड़ी जाने की। बाहर लोग कोटा जाते हैं आजकल, और या बहुत दूर दूर जगह जाते हैं, तो भिलाई बहुत ही अच्छी जगह है और मेरी आइडियली यही 2 इंस्टीट्यूट्स थी प्रिपरेशन के लिए। और ये बताइए कि आपने कौन से टॉपिक्स पर मेन स्ट्रेस अपना किया है हर सब्जेक्ट में, मतलब इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी? तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक नीट स्टूडेंट को ये जानना चाहिए कि टाइम कम रहता है हर प्रिपरेशन में, और आपको अपने सब्जेक्ट्स का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको मालूम रहना चाहिए। मेरे ख्याल से नीट में फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रोल है। तो मैंने फिज़िक्स से अगर स्टार्ट करें तो फिज़िक्स के जो 11th में फर्स्ट के जो 4 या फिर 5 चैप्टर्स हैं, NLM, वर्क एनर्जी इन पावर और काइनेमेटिक्स, ये बेस है जो आपका 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इम्पेरेटिव है। अगर आप इन पे अगर कमांड है आपका, तो आपका फिजिक्स बहुत अच्छा रहेगा दोनों 11th और 12th में। तो मैंने सर 11th के स्टार्टिंग में मैंने फिजिक्स के इन 4 चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा फोकस किया था। कई बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स में शुरुआत में मैकेनिक्स से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। वो इस बात पे ध्यान दें कि प्रांजल क्या बोलना चाहते हैं। शुरुआत के जो बेसिक चैप्टर 6 चैप्टर NCERT के हैं, वही आपका बेस डिसाइड करते हैं, चाहे इवन 12th ही क्यों ना हो, क्योंकि उन्हीं का एप्लीकेशन आगे 12th में भी देखने को मिलता है। एंड व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट केमिस्ट्री, प्रांजल? केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत कुछ फिजिक्स जैसा ही है, आपको बस जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं और आपको उसी पे आप फोकस करना रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री एज सच इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक। मेरा जो वीक टॉपिक था सब वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देयर इज ओनली 1 बुक, NCERT, दैट्स इट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT ही पढ़ना है, और आपको बहुत अच्छी से गो थ्रू होना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और लास्टली जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट नीट में NCERT बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने NCERT ही फोकस की थी। कौन सी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस केमिस्ट्री में कोई ये रिलेवेंट एज सच नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब आपको हर टॉपिक पे इक्वल वेटेज देना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट अबाउट बायो? यस सर, केमिस्ट्री में एक पॉइंट और फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। उसको मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा स्ट्रेस करिएगा, क्योंकि वो भी जैसे फिजिक्स में फर्स्ट 4 चैप्टर्स बेस है, वैसे वो जो मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है वो भी बेस है केमिस्ट्री का। थर्मोडायनामिक्स भी बेस है केमिस्ट्री का। तो ये 2 चैप्टर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस पे वर्कआउट कीजिए अच्छे से। जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप क्लियर रखिए बस, और एंजॉय करके पढ़िए ये सब चैप्टर। मेन थिंग है रटना नहीं है चीज़ों को एंजॉय करना है, समझ के पढ़ना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट अबाउट योर बायोलॉजी सेक्शन? Yes, sir. Biology was actually very. There is only one book, NCERT. There is only one book for bio, NCERT. बहुत से बच्चे 11th में जब आते हैं तो थोड़ा सा
उनको लगता है कि एनसीईआरटी तो यार बहुत इजी है और कुछ और बहुत पढ़ लेते हैं, पर आई एम टेलिंग यू ये मिस्टेक आप कभी मत करिएगा कि आप एनसीईआरटी के अलावा और अपने कोचिंग की जो नोट्स हैं उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा बाहर की, जैसे ट्रूमैन है और बहुत सारे अलग अलग बुक्स हैं, ऐसा कभी बाहर मत जाइएगा। एनसीईआरटी में बेस जो नीट का है वो हमेशा सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में ऐसा जैसे कोई मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ भी नहीं, हर एक चैप्टर इवन फर्स्ट के 11 के फर्स्ट चैप्टर से लेके जो भले छोटे से लेके बड़े चैप्टर तक हर एक चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो सच इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन बायोलॉजी, सभी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एनसीईआरटी के आपको हर एक चैप्टर्स अच्छे से पते होने चाहिए और उनकी इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो ये बताइए प्रांजल कि बायोलॉजी में आपकी कॉपीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, और क्या अपन को थोड़ा बहुत डिटेल में स्टडी करनी चाहिए या केवल एनसीईआरटी की लाइंस को ही गो थ्रू होना चाहिए? यस सर, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने बहुत लोगों को ऑलमोस्ट सबको सुना होगा कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। पर आप एक चीज़ देखिएगा कि एनसीईआरटी भले बहुत अच्छा कंटेंट है पर बहुत शॉर्ट एंड कंटेंट है, और अगर आपको ऐसी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगी तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। बेटर क्या है कि आप कोचिंग नोट्स, बेस्ट है कि आप कोचिंग में जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में और जो आपके नोट्स है उसको आप अच्छे से गो थ्रू होइए एक बार। उससे क्या होगा, जो आप एनसीईआरटी का जो बेस है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि क्या हो रहा है एनसीईआरटी में, जो लिखा है इसका मतलब क्या है, तो आपको वो रटना नहीं पड़ेगा, आप वो समझ जाओगे, वो लाइन जो लिखी है तो आप वो समझ जाओगे। तो एक्चुअली मैंने भी यही किया था। मैंने भी, अगर मुझे एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम पहले होती थी वो मैं अगर कोचिंग के नोट्स जैसे में जाता था तो मेरा जो प्रॉब्लम था वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता था। तो एटलीस्ट मेरे को एनसीईआरटी पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ कोचिंग को भी साथ लेके चलिए। कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है टीचर्स के द्वारा वो भी आप अच्छे से पढ़िए, और इसके अलावा आप बाहर जाने की गलती मत करिएगा। और इस जगह मेरा ये कहना इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी टीचर की कोई क्लास अटेंड करते हैं तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है पहले आप एनसीईआरटी से उससे गो थ्रू हो जाइए, फिर आप क्लास में उस टॉपिक को बहुत डिटेल में जाके समझिए और फिर जाकर के एनसीईआरटी एक बार रीड करिए, तब आप एनसीईआरटी को प्रॉपरली समझ पाएंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो आप एनसीईआरटी के पास में ही लिख लें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको नोट्स भी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा बेटा, केवल एनसीईआरटी ही आपको देखनी पड़ेगी प्रॉपर वे में। तो लास्ट मोमेंट पे आप बच्चों को क्या सजेशन देंगे कि एनसीईआरटी आपने जब लास्ट के 3-4 मंथ्स बचे थे तो क्या आप उस समय अपनी कॉपीज को देख पाए उठा करके? ये सर, तो जैसे कि सर ने बोला कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं अपनी कॉपीज से, या फिर जो आपको लगता है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो उसको, जैसे मैं क्या करता था, मैं जितने भी जो सर पढ़ाते थे कोचिंग में, मैं पूरा अपनी एनसीईआरटी में जो बाजू में स्पेस दी है वो बहुत ही एम्पल स्पेस है, मेरे ख्याल से वो एक्स्ट्रा लिखने के लिए स्पेस दी गई है। एग्जैक्टली। तो मेरे पास होती तो मैं दिखाता। मेरी एनसीईआरटी कॉपी पूरी रंगी हुई है, पूरी जितना पॉसिबल जो हमको पढ़ाया गया था मैं उसमें लिख चुका था। ये मैं क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को लास्ट मोमेंट में मेरे को इतना टाइम नहीं मिलने वाला है कि मैं पूरे कोचिंग के नोट्स रिवाइज कर सकूं। तो मैं जितना भी पढ़ाया गया मैं अपने, तो सर लास्ट के 3 महीने में मैं जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा और उसके साथ साथ जो मैंने लिखा हुआ था एनसीईआरटी में मैंने उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा। दैट्स रियली ग्रेट। और अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा प्रांजल ये है कि हर व्यक्ति को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए सीरियस प्रिपरेशन के लिए? कई लोगों को लगता है 4 घंटे, कई लोगों को लगता है 8 घंटे। तो एक एक्चुअल आइडियल टाइम आप स्कूलिंग के अलावा कितना अपनी सेल्फ स्टडी को देते थे? सेल्फ स्टडी, सो स्कूलिंग और कोचिंग के अलावा बस आपको एटलीस्ट ये सब 4 to 5 आवर्स हमको मिलते थे स्कूलिंग और कोचिंग के अलावा। उसी में हमको जितना एक्टिव आपको 4 to 5 आवर्स अगर आप रह रहे हो अच्छे से, मतलब आप प्रोडक्टिव स्टडी कर रहे हो 4 to 5 आवर्स कोचिंग और स्कूलिंग के अलावा, तो वो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है। और उसके अलावा जब कोचिंग आपकी नहीं है और स्कूल जैसे संडे सैटरडे या फिर जिस दिन कोचिंग नहीं रहती है उस दिन आपको टाइम डिवोट करना है, अच्छा टाइम डिवोट करना है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं आपको दिन भर ही पढ़ते रहना है, बीच बीच में एम्पल अमाउंट ऑफ ब्रेक लीजिए, ताकि मेन आपका ये है कि आपका जितना आप पढ़ रहे हो, जितने घंटे पढ़ रहे हो, उतना आपका ब्रेन एक्टिव रहे।
ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे पढ़े और नेक्स्ट के जो 2 घंटे पढ़े उसमें आपकी स्पीड बहुत ही स्लो हो गई। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 4 से 5 घंटे में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, वरना तो सबका वेरिएबल रहता है। जैसे मैं 4 से 5 घंटा से डिवोट। कई बच्चे कहते हैं कि क्या हमें एक दिन में तीनों सब्जेक्ट करने चाहिए या एक दिन में 2 सब्जेक्ट करें। मैं बच्चों को जैसे जनरली एडवाइस करता हूँ कि आप जो भी करें कम से कम अच्छे से करें और पूरा टॉपिक कवर करें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक दिन में हम तीनों सब्जेक्ट कवर अप कर सकें? क्या आप ऐसा करते थे? नहीं सर, एक दिन में तीनों सब्जेक्ट मैं आज तक कभी नहीं कर पाया हूँ। तीनों सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, मतलब भी नहीं आपका, किसी का आप कुछ समझ भी नहीं पाओगे हो क्या रहा है। और एक दिन में आप बस एक सब्जेक्ट कीजिए या फिर आपका जो टारगेट है वो आप कंप्लीट कीजिए। एज सच ये मत सोचिएगा कि मैं एक दिन में बहुत सारा पढ़ लूँगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप एंड में पाएंगे कि आपका कुछ एज सच इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव कुछ हुआ ही नहीं है। तो एक दिन में आप 1 या 2 ही सब्जेक्ट कीजिए, उसको बहुत अच्छे से कीजिए, इतना ही बोलूँगा। सुन रहे हैं आप, तीनों सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। आप स्कूलिंग कर रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं, और जब तक आप उसका सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके इस पूरे सक्सेस में आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स का क्या योगदान रहा? ऐसा मेरा जो भी सक्सेस है वो पेरेंट्स और टीचर्स के कारण ही है। मेरा खुद का जो रोल है वो बहुत एज सच कम है। और मेरे पेरेंट्स, मैं अगर सच बात बोलूँ तो ये बात आजकल ज़्यादा बोलते नहीं हैं लोग, पर 11th में एक्चुअली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत एज सच नया आपको लगता है कि 9th-10th में तो पढ़ना था नहीं, 11th में बहुत ज़्यादा अचानक कैसे आ गया। तो एज सच मैं अकेले रहता था तो मुझे बहुत थोड़ा लोनली फील होता था। मेरे पेरेंट्स इस समय मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, और 12th में भी मम्मी रेगुलरली आती थी मिलने के लिए। तो मेरे पेरेंट्स का तो मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था, उनके बिना मैं शायद इतना अच्छा नहीं कर पाता। टीचर्स का भी मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। टीचर्स स्पेशली एपेक्स के जो टीचर्स हैं, आशुतोष सर और विनय सर, दोनों बहुत ही सपोर्टिव हैं। जितने डाउट्स अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर बिना झिझक के आप पूछ सकते हैं, और रेगुलरली डाउट्स क्लियर, अपने डाउट्स हमेशा क्लियर कीजिएगा टीचर्स से। सर जैसे मैं आपको डाउट पूछा था और भैया अभी एक एग्ज़ाम में आ गया 2 जनरेशन वाला, तो और टीचर्स आप टीचर्स के साथ अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे टीचर। ट्यूनिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग डरते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाती। जब तक आप खुल के टीचर्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन योर स्टडी? हाउ मच टाइम विल यू स्पेंड इन सोशल मीडिया? यस सर, ये भी बहुत एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगर सच बताऊं तो मेरे पास वो डब्बा वाला फ़ोन था, नोकिया वाला, जो मतलब जो कोई स्मार्टफोन इनके पास नहीं था। बच्चे, आजकल के बच्चे वो नॉर्मली यूट्यूब देख के सोचते हैं कि हम चीज़ों को सीख लेंगे। क्या ये कितना फ्रूटफुल है ये आपको प्रांजल बताएंगे। हाँ, ये जो फ़ोन है ये मेरे को अभी मिला है। मैं जानबूझ के नोकिया ही फ़ोन लिया था कि मेरे को पता था कि मेरा 9th-10th में तो मेरे ख्याल से मेरा मैं बहुत टाइम वेस्ट किया हूँ यूट्यूब में और ये सब में, तो मेरे को पता था मेरे को ये सब अभी तो नहीं करना है। तो मैं वो डब्बा वाला फ़ोन, मैं रिकमेंड भी करूँगा आपको कि वो डब्बा वाला फ़ोन ही लीजिए। कोई मेरे को पूछेगा कि नेट का ज़रूरत है तो क्या करें, तो मैं बोलूँगा कि मम्मी पापा का फ़ोन तो है ही आपके पास, और आप मैं भी मम्मी पापा का फ़ोन ही यूज़ करता था उसी के लिए, और सिर्फ नेट के लिए आप जो आपको यूज़ है आप वही यूज़ कीजिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन है भी तो आप ऐसा चेंज नहीं करिएगा, आप बस डिस्टेंस मेंटेन करिए, जिससे आपका अपना विवेक है। और मैं तो डब्बा वाली फ़ोन यूज़ करने को ज़्यादा प्रॉब्लम आया नहीं सर, पर कुछ लेवल पे सोशल मीडिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कुछ चैनल्स रहते हैं आजकल, जैसे टेलीग्राम पे कुछ चैनल्स हैं, और बाकी आप यूट्यूब में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहते हैं। तो अगर आप सही आपको लगता है कि आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ही आप जाइएगा सोशल मीडिया पे। ऐसा तो हम लोग बहुत डिस्टेंस किए हैं। और आजकल के बच्चे कई बार क्वेश्चंस को गूगल में टाइप करके देखते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए कि गूगल में हर क्वेश्चन को टाइप करके उसके आंसर्स जज करने चाहिए? आपको लगता है कि वो परफेक्ट है तरीका? यस सर, वो तभी करना। आपने कितने क्वेश्चंस को गूगल में सर्च किया है? सर मैंने वही क्वेश्चन गूगल को सर्च किया जो मेरे को बिल्कुल ही आइडिया नहीं था एज सच। या तो मैं
गूगल सर्च में बहुत कम किया। एज सच तो मैं टीचर से ही पूछता था, क्योंकि टीचर ज़्यादा अच्छा बताते हैं आपको वो, और आपको रिफाइन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन वही गूगल में सर्च कीजिए जो आपको लगता है कि आपसे बन ही नहीं रहा, या फिर बेटर ऑप्शन है कि आप टीचर ज़्यादा कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये बताइए कि एपेक्स में जो रैंडम टेस्ट होते हैं और जो वीकली टेस्ट होते हैं वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहे? यस सर, एपेक्स के जो रैंडम टेस्ट, स्पेशली रैंडम टेस्ट और वीकली टेस्ट तो हेल्पफुल थे ही। रैंडम टेस्ट क्या था कि वो कभी भी हो जाते थे, और किसी भी टॉपिक के आप जो सर पढ़ा चुके हैं वो किसी भी के भी टेस्ट ले सकते थे। तो उससे क्या था, एक थोड़ा सा बने रहता डर कि हाँ कभी भी टेस्ट हो सकता है, तो हम लोग एक्चुअली पढ़ते रहते थे उसके लिए। तो रैंडम टेस्ट एक्चुअली बहुत हेल्पफुल थे। और दूसरा क्या, हमको प्रैक्टिस, इतना सारा टेस्ट हम लोग दे चुके थे कि एपेक्स में कि हमको प्रैक्टिस हो गई थी 90 क्वेश्चंस 30 मिनट्स या फिर 25 मिनट्स में करने की। तो आप टेस्ट को बहुत अच्छे से दीजिए, वीकली टेस्ट के लिए प्रिपेयर अच्छे से कीजिएगा, और आपका जितना अच्छा आप प्रिपेयर करेंगे, आप मार्क्स लाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेन पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस आपको अपना हाई रखना है अब एंटायर जर्नी 2 years में। और जब आप बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाते थे तो अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे कर पाते थे आप? क्या आपको लगता था आप बिल्कुल सैचुरेट हो चुके हैं, तो आप उस स्ट्रेस को कैसे दूर करते थे? सो मेन तो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स से मैं बात करता था, और जो भी मेरे को प्रॉब्लम्स थी मैं उनसे शेयर करता था। और बाकी टीवी तो सब, टीवी एक सहारा था जिसको हम लोग, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, सर एकदम सैचुरेट हो गए, तो मैं थोड़ा टीवी देखता था, और बाकी बस। और ये बताइए, जैसे ये दौर पूरा कोविड-19 का निकला, तो मेरा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट कि कोविड-19 पैंडेमिक ने कितना इफेक्ट किया आपकी स्टडीज को? क्या ये स्टडीज को इफेक्ट किया कि आप डिमोरलाइज हुए, या ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी बन गया है? इस बारे में। यस सर, तो जब इनिशियली पैंडेमिक चालू हुआ तो हमारे एग्जाम्स पे डिले होना चालू हो गया। तो एक पॉइंट के बाद हम लोग लगा कितना और पढ़ना है, और हम लोग ज़्यादा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, पर टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, हमें को हम हमेशा मोटिवेट करते रहे। तो टीचर्स के मोटिवेशन के कारण हम लोग ने जो इस करीब 3-4 मंथ 5 मंथ का जो टाइम मिला है, उसमें हम लोग ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा कवर किया। सभी ने, जितने हमारे फ्रेंड्स थे, मेरे ख्याल से सबके लिए बेनिफिशियरी था। जो लोग डिमोरलाइज हुए और जो सोचे कि सच की अभी डिले हो गया है, उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप इस समय को भी अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। हमने भी यही किया, और हम लोग और बेहतर बनाते गए हम अपने आप को इस टाइम में, सर 3 से 5 महीने। ओके प्रांजल, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर सजेशन फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स जो 11-12 से आ रहे हैं, उनके लिए आपके क्या विचार हैं? मैंने उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? कई बच्चे 10 से तैयारी करते, क्या आपने भी 10 से तैयारी करनी चालू करी थी? हाँ, तो मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ योर सजेशंस फॉर अपकमिंग एस्पायरेंट्स? सो आगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बस इतना बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक्स को बहुत फोकस कीजिए। मैं इसलिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी फोकस करें? 100%। बहुत लोग आपको मिलेंगे कि जो बोलेंगे कि फिजिक्स के में ज़्यादा एनसीईआरटी पूछी नहीं जाती। मैं अपने एग्जांपल दे दूँ, अभी मेरा जो नीट जो 2020 था, उसमें एक क्वेश्चन जो गलत हुआ वो एनसीईआरटी से ही था। वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस था जो आपको रेयरली मेरे ख्याल से कोई पढ़ाया होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जनरली मैं मानता हूँ पढ़ाया जाता है, पर कुछ स्मॉल जो डिटेल्स होती हैं जो एनसीईआरटी मेंशन करता है, अगर आपको वो पूछ देगा तो आपको कोई सहारा नहीं रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी के साथ फिजिक्स में भी बहुत इक्वल इंपॉर्टेंस है हर एक चैप्टर का। ऐसा नहीं कि फर्स्ट 4 चैप्टर्स बोले तो वही करना है, हर एक चैप्टर आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ना ही, एक बार तो पढ़ना ही है। मतलब आपको एनसीईआरटी की लाइन से गो थ्रू होना है, वन लाइन से इक्वल, मतलब उसकी मार्किंग करके आपको उससे गो थ्रू होना है। और एक बेटर आइडिया ये है कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो वो लोग एडवांटेज में है, क्योंकि जो स्कूल में मोस्टली एनसीईआरटी रिफर की जाती है, तो आप स्कूल जाइए, जो उनकी वीकली टेस्ट होते हैं उसमें एनसीईआरटी ही पूछी जाती है। तो आप स्कूल वीकली टेस्ट में भी फोकस कीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि आज तो कल वीकली टेस्ट है, फ़र्क तो पड़ता नहीं, मैं एक कुछ कोचिंग का ही पढ़ लेता हूँ, फिर मेरा कल टेस्ट है दूसरे का मैं उसका पढ़ लेता हूँ। आप एक वीक जो स्कूल के वीकली टेस्ट हो रहे हैं उन पे भी ध्यान दीजिए। हम लोग भी ने यही किया था कि जो वीकली टेस्ट है, हमको पता था कि हमको एनसीईआरटी पढ़ने का और टाइम तो मिलेगा नहीं, तो हम वीकली टेस्ट में ही एनसीईआरटी पढ़ लेते थे।
तो आप फिजिक्स के हर एक चैप्टर्स की एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू हो जाइए। बोर्ड्स में भी आप बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि बोर्ड्स में भी एनसीईआरटी ही पूछते हैं। अगर आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो आपको एनसीईआरटी को और पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू प्रांजल कि आपने अपना इतना समय निकाला। थैंक यू।